रावण ने बताया कि सगा भाई भी अगर आपके साथ यह दो काम करता है तो उसका भी कभी भरोसा ना करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना सगा भाई भी आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखेबाज बन सकता है? यदि नहीं, तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। दोस्तों, रावण का नाम तो आपने सुना ही है। रावण, वह महाबली रावण जिसने वेदों को कंठस्थ किया, जिसने शिव को प्रसन्न किया, अपने अंतिम समय में एक ऐसी सीख दे गया जिसे हर इंसान को मरते दम तक याद रखना चाहिए। रावण ने कहा था, सगा भाई भी अगर ये दो काम करे तो उस पर कभी भी भरोसा मत करना। यह वाक्य उस समय का है जब रावण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था। वह मृत्यु के सामने था, पर उसकी चेतना अब भी जिंदा थी। लक्ष्मण उनके पास पहुंचे ज्ञान की भिक्षा लेने। रावण ने आंखें खोली और कहा, लक्ष्मण सुनो, भले ही सामने वाला तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो, अगर उसमें ये दो लक्षण दिखें तो उसे कभी भी अपना विश्वास पात्र मत बनाना। वह कौन से दो लक्षण हैं? मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। तब रावण लक्ष्मण को बताता है। आप लोग भी ध्यान से सुनना। रावण के द्वारा बताई गई इन बातों से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जीवन में अपनों के द्वारा मिलने वाले धोखे से आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। दर्शक मित्रों, बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत नगर था जिसका नाम था नैनागढ़। यह नगर पहाड़ों की गोद में बसा था और ऐसा लगता था जैसे धरती का एक टुकड़ा स्वर्ग से उतर आया हो। इसी नगर में एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था शीतल। राजकुमारी शीतल न केवल सुंदर थीं, बल्कि वे बहुत भक्तिमती, मर्यादित और विनम्र स्वभाव की भी थीं। उनकी अच्छाइयों के कारण हर कोई उनका आदर करता था। नैनागढ़ के राजा का नाम था प्रसेन। वे एक धर्म का पालन करने वाले, न्यायप्रिय और समझदार राजा थे। जब राजा प्रसेन ने राजकुमारी शीतल को अपनी जीवन संगिनी बनाया तो उन्हें लगा जैसे भगवान ने उन्हें अनमोल खजाना दे दिया हो। रानी शीतल भी इस विवाह से बेहद खुश थीं और अपने राजा को पूरे प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार किया था। दोनों का जीवन प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। समय बीतता गया। रानी शीतल ने नैनागढ़ को अपना घर बना लिया था। 5 साल कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इन वर्षों में रानी शीतल ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। दोस्तों, एक दिन रानी के मन में अपने माता पिता की याद जागी। उन्होंने राजा से अनुमति मांगी और अपने मायके चली गईं। वहां वे करीब 10 महीने रहीं और फिर वापस नैनागढ़ लौटीं। लेकिन लौटने के सिर्फ 2 महीने बाद ही रानी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर राजा प्रसेन चौंक गए। उनके मन में एक संदेह उठ खड़ा हुआ, क्या यह पुत्र मेरा ही है? कोई स्त्री केवल 2 महीने में गर्भवती होकर संतान कैसे जन्म दे सकती है? राजा के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह चाहते तो रानी पर आरोप लगा सकते थे, लेकिन शीतल की सुंदरता, भक्ति और उनकी विनम्रता ने राजा को रोक दिया। उन्होंने सोचा, जैसे कोई व्यक्ति घी में गिरी मक्खी को निकालकर घी फेंकता नहीं है, वैसे ही इस प्रसंग को भी चुपचाप भूल जाना चाहिए। पर मन का संदेह कम नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा प्रसेन रानी पर अकेले में ताना मारने लगे। कई बार गुस्से में कह देते, अब दूसरी रानी ले आऊंगा। रानी शीतल उन्हें बहुत शांत स्वभाव से समझाती, प्रार्थना करती, स्वामी, आपको भ्रम हुआ है, यह बालक भी आपका ही है। रानी ने राजा को उनके पुराने कर्मों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, आप भूल गए, जब आप मेरे मायके में नर्तकी से मिलने आते थे, आपने भेष बदलकर उस नर्तकी से मुलाकातें की थीं, और जब वह नर्तकी किसी कारणवश खुद नहीं मिल सकी थी, तब उसने मेरी जैसी वेशभूषा बनाकर आपको मिलने आई थी। आपने उसे अंधेरे में मुझे ही समझ लिया। मैंने सब जानकर भी चुप्पी साध ली, आपके सम्मान की रक्षा के लिए। रानी की बातों में दर्द और सच्चाई थी, लेकिन राजा का संदेह फिर भी नहीं मिटा। वह बोले, तुम स्त्री हो, तुम्हारा दोष माफ करने योग्य नहीं। मैं तुम पर अब भरोसा नहीं कर सकता। दोस्तों, समय के साथ तीनों राजकुमार बड़े हुए। 2 बड़े पुत्र स्वस्थ और बलशाली थे, लेकिन छोटा पुत्र थोड़ा दुर्बल और कमजोर था। इसी कारण राजा उसे देखकर और भी चिढ़ने लगे थे। राजा अब रानी शीतल से बिल्कुल दूर हो गए थे। वे अपना अधिकतर समय रंगशालाओं में नर्तकियों के बीच बिताते या फिर शिकार खेलने चले जाते। राजा प्रसेन का एक बहुत प्रिय स्थान था उनका दिव्य बगीचा। उस बगीचे में एक अद्भुत पेड़ था जो प्रतिदिन 100 सोने के फल देता था। यह पेड़ राजा के पूर्वजों को एक कठोर तपस्या के फल स्वरूप प्राप्त हुआ था। पूरा राज्य इसी पेड़ के फलों से मिले धन से चलता था। प्रजा की सेवा, सैनिकों का खर्च, महल का प्रबंध, सब कुछ इसी खजाने पर आधारित था। इसलिए राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए
एक खास सैनिकों की टोली बनाई थी जो रात दिन उसकी पहरेदारी करती थी। केवल राजा, रानी और विश्वासी सैनिक ही उस बगीचे तक जा सकते थे। बाकी आम जनता को इस पेड़ के अस्तित्व की भी जानकारी नहीं थी। एक दिन सुबह एक पहरेदार घबराया हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया। आज जब मैं रोज की तरह सोने के फल गिनने गया तो देखा कि पेड़ पर केवल 99 फल लगे हैं। मतलब एक फल चोरी हो गया है। दोस्तों, यह सुनकर राजा प्रसेन चौंक गए। वह बोले, कौन है वह मूर्ख जो मेरी दौलत को चुराकर चैन से रहना चाह रहा है? जिसने भी यह दुस्साहस किया है उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, सीधी फांसी। दोस्तों, अब राजा के मन में भी चिंता भर गई। कहीं किसी बाहरी व्यक्ति को इस रहस्य का पता तो नहीं चल गया। राजा ने तुरंत चोर को पकड़ने का आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, राजा प्रसेन जब यह सुनकर चिंतित हुए कि उनके बगीचे के चमत्कारी पेड़ से एक सोने का फल चोरी हो गया है, तो दरबार में मौजूद उनके तीनों पुत्र भी यह समाचार सुन रहे थे। सबसे बड़े राजकुमार ने तुरंत खड़े होकर कहा, पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आज रात बगीचे में पहरा दूंगा और उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वह चोर मेरे हाथ लगा तो मैं उसे तुरंत मार गिराऊंगा। राजा प्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, चोर को मारना नहीं है, हमें उसे जिंदा पकड़कर लाना है। हमें भी देखना है कि आखिर वह चोर है कौन। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सफल होओगे। राजा की आज्ञा पाकर बड़ा राजकुमार बगीचे की ओर चल पड़ा। बड़ा राजकुमार पहरेदारी करता है उस रात। बड़ा राजकुमार पूरी सजगता से बगीचे में पहरा देता रहा। वह एक पल के लिए भी न तो बैठा न सुस्ताया। अपनी आंखें गढ़ाकर पूरे बगीचे पर नजर जमाए खड़ा रहा। रात भर कोई चोर नजर नहीं आया, न कोई इंसान, न कोई जानवर, कुछ भी संदिग्ध नहीं हुआ। सुबह होने पर उसने चैन की सांस ली और सोचा, चलो अच्छा हुआ चोर आज नहीं आया, वरना मैं उसे पकड़कर बहुत सताकर पिता के सामने ले जाता। उसने बगीचे में फल तोड़ने वाले सैनिक से कहा, जाओ, अब रोज की तरह सोने के फल तोड़ लो, फिर हम दरबार में चलेंगे। लेकिन जब सैनिक ने फल गिने तो पता चला कि आज भी केवल 99 फल ही हैं। एक फल फिर भी गायब था। यह देखकर बड़ा राजकुमार दंग रह गया। वह तो पूरी रात वहीं था, फिर भी फल गायब कैसे हो गया? बहुत उदास होकर वह सैनिक के साथ राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने पूरी रात बिना पलक झपकाए पहरा दिया। बगीचे में कोई भी नहीं आया, लेकिन फिर भी एक फल कम था। मुझे लगता है कि पेड़ ने अब शायद 100 के बजाय 99 फल देना शुरू कर दिया है। राजा प्रसेन गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, वह पेड़ साधारण नहीं है, वह तपस्या से पाया गया है। उसकी फलों की संख्या ऐसे कम नहीं हो सकती। कोई न कोई चोर अवश्य है जो सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। शायद अब मुझे खुद जाकर पहरा देना पड़े। तभी राजा के मंझले बेटे ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, आप इतने महान राजा हैं, एक मामूली चोर के लिए अगर आप खुद पहरा देंगे तो यह आपकी शान के खिलाफ होगा। क्या कोई शेर भी मच्छर को मारने के लिए दहाड़ता है? यदि आज्ञा दें तो आज रात मैं पहरेदारी करूंगा और उस चोर को पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे याद नहीं था कि तुम भी इतने साहसी हो। जाओ, आज रात तुम पहरेदारी करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम चोर को पकड़ लोगे। इस प्रकार मंझला राजकुमार भी पूरी रात सावधान होकर बगीचे में पहरा देता रहा। उसने चारों तरफ निगाह टिकाई, पूरी रात एक तक देखता रहा, लेकिन वह भी देख सका कि कोई चोर नहीं आया। सुबह होते ही उसने फल तोड़ने वाले को बुलाया और कहा, अब फल तोड़ लो, आज यकीनन सब फल पूरे मिलेंगे। लेकिन जब गिनती हुई तो फिर वही बात, 99 फल ही मिले। एक फल आज भी गायब था। मंझला राजकुमार भी उदास होकर राजा के पास गया और कहा, पिताजी, मैंने पूरी रात पूरी मुस्तैदी से पहरा दिया, परंतु एक फल फिर भी कम है। मुझे भी अब लगता है कि शायद पेड़ ने ही अब 99 फल देना शुरू कर दिया है। राजा सोच में पड़ गए। दोनों बेटे अलग अलग रातों में पहरा दे चुके थे। दोनों ने कहा कि कोई चोर नहीं आया, फिर भी फल कम थे। राजा मन ही मन सोचने लगे, कहीं सच में पेड़ ने फल देना कम तो नहीं कर दिया। दोस्तों, इसी बीच सबसे छोटा राजकुमार भी दरबार में आ गया। वह विनम्रता से राजा के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, मुझे भी एक मौका दीजिए। मैं भी रात भर पहरा देना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह पेड़ अपनी मर्यादा नहीं भूला होगा। वह तपस्या से प्राप्त हुआ है।
यदि फल कम हो रहे हैं तो जरूर कोई चोर है, शायद मैं उसे पकड़ सकूं। छोटे राजकुमार की बात सुनकर राजा का चेहरा कठोर हो गया। भीतर ही भीतर वह जल उठा। उसने ताना मारते हुए कहा, जब तुम्हारे दोनों बड़े भाई ही उस चोर को पकड़ नहीं सके तो तुम, जो खुद मरियल और दुर्बल हो, तुम क्या कर लोगे? हमें तो शर्म आ जाएगी अगर तुम्हें भेजा। जाओ, अपनी मां की गोद में खेलो। छोटा राजकुमार दुखी होकर चुपचाप अपनी मां रानी शीतल के पास चला गया। वह राजा की बातें सुनकर बहुत उदास हो गया था। जब रानी ने अपने बेटे से राजा की कही बात सुनी तो उसका हृदय दुख से भर गया। वैसे तो रानी कभी भी राजकीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थीं, पर आज वह चुप नहीं रह सकीं। वह सीधे दरबार में पहुंच गईं और दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, आप छोटे राजकुमार को क्यों नहीं भेजते? आप धर्मात्मा राजा हैं। आपको अपने तीनों पुत्रों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उनकी प्रतिभा को परखने का अवसर सभी को मिलना चाहिए। दरबार के अन्य मंत्री और दरबारी भी रानी की बात का समर्थन करने लगे। वे बोले, महाराज, रानी जी ठीक कह रही हैं। आप धर्मप्रिय हैं। आपको छोटे राजकुमार को भी अवसर देना चाहिए। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। दरबार के सामने वह यह भी नहीं कह सकता था कि छोटा राजकुमार उसका सगा पुत्र नहीं है। अंततः राजा ने अपनी अनिच्छा के बावजूद छोटे राजकुमार को भी सोने के पेड़ की पहरेदारी करने की आज्ञा दे दी। मित्रों, छोटे राजकुमार ने जब राजा से पहरेदारी करने की आज्ञा पाई तो वह पूरी तैयारी और सजगता के साथ बगीचे में पहुंच गया। वह जानता था कि उसके दोनों बड़े भाई कह चुके हैं कि वहां कोई चोर नहीं आता, पर उसका मन कह रहा था कि जरूर कुछ अनदेखा हो रहा है। इसलिए वह जमीन या आसपास नहीं, बल्कि सीधे पेड़ और आकाश की ओर ध्यान लगाकर बैठा रहा। छोटे राजकुमार को शक था कि चोरी जमीन से नहीं बल्कि आसमान से हो रही है। वह सोचने लगा, कहीं कोई भूत प्रेत, कोई डाकिनी या कोई विचित्र पक्षी तो नहीं आ रहा। और फिर आधी रात के समय उसकी शंका सही साबित हो गई। अचानक उसने देखा कि आकाश मार्ग से एक सोने का चमचमाता हुआ तोता उड़ता हुआ आया। वह बहुत ही सहजता से पेड़ पर गया और बिना किसी झिझक के एक सोने का फल तोड़ लिया। तोता फल लेकर उड़ने ही वाला था कि छोटे राजकुमार ने चतुराई दिखाई। उसने तेजी से एक छोटा सा पत्थर उठाया और निशाना साधकर उसे फेंक दिया। पत्थर सीधा तोते के एक पंख से जा टकराया और तोते का एक सुनहरा पंख टूटकर नीचे गिर पड़ा। हालांकि तोता फिर भी एक फल लेकर उड़ गया, लेकिन अब छोटे राजकुमार के पास एक बहुत बड़ा सबूत था। उसने टूटा हुआ सोने का पंख उठाया और सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। छोटे राजकुमार ने सोचा, ना मैंने कभी सोने का तोता देखा था, न कभी उसके बारे में सुना था, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख लिया। सुबह हुई। छोटा राजकुमार 19 सोने के फल और टूटा हुआ पंख लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। उसने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने चोर को देख लिया है। कोई मनुष्य नहीं, बल्कि एक सोने के पंखों वाला दिव्य तोता है। दुर्भाग्य से मैं उसे पकड़ तो नहीं सका, लेकिन यह प्रमाण लाया हूं। राजा प्रसेन चौंक गए। उन्होंने संदेह करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? भला कहीं सोने का भी तोता होता है? छोटा राजकुमार ने शांति से अपनी जेब से टूटा हुआ सोने का पंख निकाला और राजा के सामने रख दिया। जब राजा ने वह चमचमाता हुआ पंख देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए। दरबार में बैठे सभी दरबारियों की भी आंखें फैल गईं। अब राजा को पहली बार, चाहे मन से न सही, लेकिन दरबार के सामने छोटे राजकुमार की प्रशंसा करनी पड़ी। दोस्तों, राजा प्रसेन बोले, इतना सुंदर सोने का तोता हमारे दरबार की शोभा होना चाहिए। अगर वह हमारे बगीचे तक आता है तो अवश्य ही वह हमारे राज्य के किसी जंगल में रहता होगा। राजा ने तुरंत बड़े राजकुमार को आदेश दिया, तुम जाओ, जंगल में उस सुनहरे तोते को ढूंढो और पकड़कर दरबार में ले आओ। यह काम तुम्हारे साहस का असली प्रमाण बनेगा। बड़े राजकुमार को पिता की आज्ञा मिली तो वह जंगल की ओर निकल पड़ा। बड़ा राजकुमार पूरे जंगल में घूमता रहा। वह पेड़ों पर, आसमान में, हर ओर ध्यान से देखता रहा, लेकिन कहीं भी सोने का तोता दिखाई नहीं दिया। शाम होने लगी थी। दिन भर की खोज में थक हार कर जब वह वापस लौटने की सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक सुंदर मृग, हिरण पर पड़ी। राजकुमार के मन में विचार आया, तोता तो मिला नहीं, कम से कम इस सुंदर मृग का शिकार कर लूं। महल में इसे ले जाकर पिताजी को खुश कर दूंगा। खाली हाथ लौटूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। वह धनुष उठाने ही वाला था कि
तभी अचानक वह मृग मनुष्य की भाषा में बोल उठा, राजकुमार, मुझे मारने का विचार छोड़ो, अपने असली कार्य पर ध्यान दो। मैं तुम्हें उस सुनहरे तोते के बारे में जानकारी दे सकता हूं। राजकुमार चौंका, फिर बोला, ठीक है, जल्दी बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मृग बोला, यहां से 3 कोस पूर्व की ओर एक गुफा है। वहां जंगल के लोग नाच गाना कर रहे होंगे। वे नैनागढ़ से लाई गई सुंदरियों के साथ मनोरंजन कर रहे होंगे। वहां स्वादिष्ट भोजन, मदिरा और नृत्य का भरपूर आनंद चल रहा होगा। मृग अब भी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बड़ा राजकुमार उसे बीच में ही टोक कर बोला, बस बस, अब मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया। फिर उसने मृग को ताना मारा और कहा, तुम्हें पकड़कर महल में ले जाऊंगा, वनवासी लोग खुश हो जाएंगे। यह कहकर उसने मृग पर तीर चलाया, पर मृग तो पल भर में अदृश्य हो गया। बड़ा राजकुमार बहुत खोजता रहा, लेकिन मृग कहीं नहीं मिला। जो लोग खुद को ज्यादा चतुर समझते हैं, वे दूसरों की बात पूरी नहीं सुनते और अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। राजकुमार भी अब खाली हाथ गुफा की ओर बढ़ चला। गुफा में पहुंचते ही राजकुमार ने देखा कि वहां तो सचमुच एक अलग ही दुनिया थी। चारों तरफ मदिरा, स्वादिष्ट भोजन, सुंदरियों का नृत्य, संगीत, सब कुछ बेहद आकर्षक था। कोई किसी को रोकने वाला नहीं था। राजकुमार भी खुद को रोक न सका। वह भी उन रंगरलियों में शामिल हो गया। सुंदर स्त्रियां उसके हाथों में भोजन परोसने लगीं, अपने हाथों से